नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। क्या वक्फ पर मोदी शाह को झुकना होगा? खुद को सेक्युलर बताने वाले विपक्ष के कई राजनीतिक दलों ने आज मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स का तुरुप का पत्ता चल दिया। दर्शकों, आज वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB का शक्ति प्रदर्शन था, जिसमें सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को वक्फ बिल वापस लेने का अल्टीमेटम था। बिल पास करके दिखाएं तो देखेंगे कि क्या हश्र होता है जैसे अल्फाज तक इस्तेमाल हुए। जमाते इस्लामी, जमाते उलमा हिंद, अहले हदीस जैसे मुस्लिम संगठन इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन मुस्लिम संगठनों के मंच पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस, BJD जैसे दलों के नेता भी पहुंचे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि 1986 में शाहबानों को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसी तरह AIMPLB ने हंगामा किया था और राजीव गांधी सरकार घुटनों के बल बैठ गई थी। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि 5 साल पहले नागरिकता कानून CAA को मुस्लिमों से भेदभाव वाला बताकर शाहीन बाग मॉडल से पूरे देश को ठप करने की कोशिश हुई थी, जबकि एंटी CAA का गुब्बारा किस तरह फुस हो चुका है ये देश देख चुका है। क्या जो विपक्ष वक्फ बिल पर NDA में फूट डालने में नाकाम रहा, क्या जो विपक्ष वक्फ JPC पर हंगामों के बावजूद सफल नहीं हुआ, क्या वही विपक्ष अब AIMPLB के पीछे छिपकर वक्फ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या वक्फ बिल AIMPLB का शाहबानो 2.0 मोमेंट है? वक्फ पर देख लेंगे वाली जुबान क्यों? सवाल पब्लिक का आज यही है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, देखिए इस पूरे मसले की फैक्ट शीट है क्या। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को। याद रखिए, दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे, और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको अहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। मंच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था, लेकिन वक्फ बिल के विरोध का एजेंडा विपक्ष का था। ये शक्ति प्रदर्शन तब हुआ जब JPC के संशोधनों के बाद वक्फ बिल बस संसद में आने वाला है। वक्फ बिल पर संसदीय लड़ाई विपक्ष के हारने की नौबत के बीच मुस्लिम सेंटिमेंट को कुरेदने की होड़ मची थी। जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है। ये वक्फ बिल नहीं, ये सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। बस इनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए। तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। अगर डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। याद कीजिए, यही जुबान CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान भी थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को ठप करने वाले शाहीन बाग मॉडल से नहीं झुके, लेकिन क्या मुस्लिमों के नाम पर काठ की हांडी दोबारा चढ़ा दी गई है? क्या शाहीन बाग में फेल होने के बावजूद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर वही कोशिश कर रहा है जैसा शाहबानो केस में हुआ था? हालांकि जब जंतर मंतर से ये जंग छेड़ी गई तब नजारा ऐसा भी दिखा।
तरीके के स्लोगन लेके आए, क्या है स्लोगन आपका? ये हम बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये गलत है। ये क्या लिखा हुआ है इस पे? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ अटैक। क्या लिखा है इस पे? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हुए हैं। हाँ? क्या लिखा हुआ है इस पे? बोलने नहीं आता मेरे को। देखिए, बोलना नहीं आता है। क्या पोस्टर में क्या लिखा है? पढ़ के बता दीजिए। नहीं आप पढ़ लो, क्या लिखा हुआ आपको पता? आप पोस्टर लेके खड़े नहीं पढ़ पाए? नहीं आप पढ़ो ना भैया, आपको पता है। सबका खुलासा ये है वक्फ बिल वापस लो। क्या लिखा है, पढ़ पाओगे बेटा? जो सब कुछ इन पे लिखा हुआ है ये सब खुलासा ये है कि वक्फ बिल वापस लो। वक्फ बिल वापस लो, इतना ही है। आप पढ़ नहीं पाते? नहीं, उर्दू में हम पढ़ के सुनाते। पोस्टर्स अगर आप देखेंगे इनके हाथों में उर्दू में लिखा है, क्या आप बता सकती हैं क्या कुछ लिखा हुआ है? उर्दू तो पढ़ती है ना? नहीं भाई, नहीं दे देंगे। तो आज सवाल पब्लिक का है, वक्फ बिल के विरोध के नाम पर क्या एआईएमपीएलबी और विपक्ष भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं? वक्फ बिल के खिलाफ एआईएमपीएलबी के विरोध प्रदर्शन में विपक्ष का जोर लगाना संसद में हार स्वीकार कर लेना है? एंटी सीएए में शाहीन बाग मॉडल पर नहीं झुकने वाले मोदी के खिलाफ क्या वक्फ पर और बड़ा हंगामा होगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, श्याम कुमार बर्वे सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, असीम वकार प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, डॉक्टर अजीज खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद फैज खान संयोजक हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। मेरा पहला सवाल जाता है श्याम कुमार बर्वे जी को, और बर्वे जी सवाल आज यही उठता है कि क्या ये कांग्रेस का, ये एआईएमपीएलबी का शाहबानो मोमेंट है? पहली बार जब इस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे तो एआईएमपीएलबी आगे चल रहा था और कांग्रेस उनके पीछे पीछे। आज कांग्रेस फिर पीछे लग गई है एआईएमपीएलबी के। और मैं पूछना चाहती हूं, इतनी भीड़ जो वहां इकट्ठा हुई थी, लोगों को ये तो समझ था नहीं कि वो क्या लिखा हुआ है, क्या वापस लेना है, क्यों आए हैं वहां पर। ये इस तरह के नारे कि आप कुर्बानी देंगे, खून मांगोगे, खून देंगे, ये किस तरह की बयानबाजी है? ये संसद का विषय है या सड़कों का? नमस्कार नमिका जी। जिस तरीके से कोई भी बिल जब संसद में लाया जाता है तो उसकी डिमांड होती है देश से, गलियों से, गांव से, जिलों से। आप मुझे इतना बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड पे संशोधन बिल लाने के लिए किसी तो भी मुस्लिम समुदाय के कोई तो भी एक कमेटी या कोई तो भी ग्रुप या कोई ऐसा समुदाय मुस्लिम कि जिसने मांग की हो कि वक्फ बोर्ड में हमको संशोधन चाहिए। जिस तरीके से किसान बिल लाया गया था, 3 काले कानून लाए गए थे अपने मर्जी से, उसी तरह से वक्फ बोर्ड लाया गया। वक्फ बोर्ड जब बिल लाया गया तब संसद में सबने चर्चा मांगी, लेकिन इन्होंने, सत्ता पक्ष ने उस पर जेपीसी बिठा दिया। जेपीसी बिठाने के बाद में वहां विपक्ष के सदस्यों ने अपना मत रखना चाहा तो 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जो तरीके से सत्ता पक्ष काम कर रहा है कि कोई डिमांड नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन को अगर हथियाने का सरकार का मानस है तो क्लियर कर दे। उनके पास मैंडेट है, वो पास कर ले लोकसभा से, राज्यसभा से। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग के बिल में संशोधन किया और अपने मर्जी से चुनाव आयोग चुनने का उन्होंने प्रावधान कर लिया है, उसी तरह से वक्फ बोर्ड का बिल पास कर ले। ये सिर्फ नौटंकी, ढोंग, ये किस लिए है? लोगों की भावना से खिलवाड़ करना। भावनाएं तो दूसरों की भी है, जिनके 1500 साल पुराने मंदिर ले लिए गए हैं, जो आज भी गुहार लगा रहे हैं कि ईडन गार्डन ले लो, संसद भवन का जो जमीन है वो भी वक्फ की है, जो कह रहे हैं कि जहां कुंभ हुआ था वो भी वक्फ की है।
तो दूसरी तरफ की भी भावनाएं हैं, आपको एक ही भावना का क्यों सरोकार है? सवाल ये भी है, क्यों प्रदीप भंडारी, क्या बाकी लोगों को सुनना जरूरी नहीं है? और ये जो निलंबन की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कि कई बैठकें ऐसी हुई जहां सब मौजूद थे। कम से कम जेपीसी की 38 बैठकें हुई हैं। वक्त पर जेबीसी ने डिबेट 111 घंटों की 250 विशेषज्ञों की राय ली गई, 655 पन्नों की रिपोर्ट है, 14 क्लॉज में 25 संशोधन भी अप्रूव हुए हैं। ये कैसे कह सकते हैं कांग्रेस के नेता के विपक्ष को सुना ही नहीं गया? नविका जी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस पार्टी की बी टीम है, और जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था कि वो इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को आगे रखकर ये देश को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। 400-200 लोग अगर जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे तो वो देश की जनभावना नहीं होती है। देश की जनभावना वो साइलेंट मेजॉरिटी होती है जो बार बार अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कांग्रेस पार्टी को विपक्ष के अंदर बैठा रही है और लोकतांत्रिक रूप से बैठा रही है। ये रहा सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन। ये सच्चर कमेटी हमने नहीं बनाई थी नविका जी, कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी, और सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन के अंदर ये लिखा था कि भाई महिलाओं को वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल करना चाहिए, जो इस बिल के अंदर 430 पेज से ज्यादा का जो हम लोग ने पास किया है उसके अंदर है। ये बात को सच्चर कमेटी को भी जाकर पढ़ेंगे तो सच्चर कमेटी भी डिमांड कर रहा था। ये बोल रहे हैं किन किन से पूछा गया है, फॉर्मर चेयरमैन राजस्थान वक्फ बोर्ड जमेता उलेमा हिंद, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, कश्मीर चीफ क्लेरिक, हुर्रियत चेयरमैन मिरवाइज उमर फारूक, ऐसे तमाम 100 से ज्यादा लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, बड़े बड़े लोग हैं जिनसे पूछा गया है, और हमको 10,000 से ज्यादा वक्फ बोर्ड को एप्लीकेशन भी आई है। पर बड़ी बात मैं कहूंगा नविका जी, ये लोग देश को जलाने का प्रयास अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। आपने कहा था राजीव गांधी मोमेंट पार्ट 2 करने की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं। आपने शाहीन बाग के वक्त भी देखा था, शर्जील इमाम जेल की सलाखों के पीछे अगर कोई दूसरा एंटी नेशनल तैयार होगा, बड़े उसको कोई भी राजनीतिक दल सपोर्ट करेगा, वो जेल के पीछे ही जाएगा। डॉक्टर अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको लगता है कि जो ईडन गार्डन्स है वो दे देना चाहिए वक्फ को? आपको लगता है संसद की जमीन वक्फ को चली जानी चाहिए? आपको लगता है 1500 साल पुराने मंदिर भी वक्फ के पास चले जाने चाहिए? क्योंकि इन मुद्दों पर मैंने समाजवादी पार्टी को कोई पोजीशन लेते देखा नहीं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हम AIMPLB की वजह से यहाँ हैं, हम AIMPLB की वजह से हम संसद में हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि बस एक ही समुदाय है जो आपको पहुंचाता है जहां भी पहुंचाता है? एक तो ये सवाल हुआ। दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि इस देश में कानून है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं कि खून मांगोगे खून देंगे, कुर्बानी देने का समय आ गया है, और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि जो लोग वहां पढ़ भी नहीं पा रहे उनसे प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है, कम से कम उन्हें पता ही दीजिए कि किस बात का प्रोटेस्ट है, उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा। या फिर ये मोदी को नीचा दिखाने की एक और रणनीति है, शाहबानो 2.0 है, और यहां पर लोगों से नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की जा रही। देखिए नाविका जी, 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किए हैं, और आखिरी में आपने जो सवाल किया कि क्या मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कौन दिखा पाएगा मोदी जी को नीचा? जो इस वक्त सबसे ऊंचे पायदान पे हैं उनको नीचे कौन ला सकता है? हां, यह है कि वो लोगों को नीचे ला सकते हैं। कोई भी कानून बना दें, कुछ भी बिल पास करवा दें, कुछ भी कर दें, ला सकते हैं, ताकत है। और जो मजलूम है निश्चित तौर पे वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, संविधान ने हक दिया है, और वो आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाएंगे अगर उनके कान तक वो बात जाती है तो ये उनकी जिम्मेदारी है, देश के प्रधानमंत्री हैं कि लोगों की मांग सुने। पहली बात। दूसरी बात, भड़काऊ भाषण। देखिए भड़काऊ भाषण नहीं है, जज्बात है, इंसानी जज्बात। जब इंसान को अंदर से तकलीफ होती है तो अपनी बात को रखता है, उसको यह कतई मतलब नहीं निकालना चाहिए उसका कि वो कोई भड़काऊ बात कर रहा है। दूसरी बात, सवाल इस बात का है कि जो वक्फ बिल पर और वक्फ की संपत्ति पर चर्चा हो रहा है कि तमाम तरीके की बातें कि 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। मैं नाविका जी, देखिए आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं देश की, और मैं तो आपका बड़ा व्यक्तिगत तौर पे फैन हूं,
आप मुझे बताओ ना कि वो जमीन जो है वो किस किस चीज की जमीन है? कब्रिस्तान की जमीन, खानकाह की जमीन, मस्जिद की जमीन। अब आप बताइए कि इससे कौन सी इनकम लेना चाहते हैं? मस्जिद की जमीन कौन सी इनकम होगी? पहली बात तो उसके इनकम को देख लिया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी एक नैरेटिव सेट कर रही है कि साहब 200 करोड़ का इनकम हो रहा है, वो 13,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए साल में। अब बताइए मस्जिद से क्या इनकम लेंगे आप? कब्रिस्तान से क्या इनकम लेंगे? एक बात, तमाम जमीनें ऐसी हैं जो सरकार ने अक्वायर कर रखी हैं और उनका जो रेंट है वो 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया है। क्या इनकम हो जाएगी? केवल एक खौआ की एक लैंड जो है वो लैंड अक्वायर कर रखा है वक्फ ने। अब दूसरी बात, वक्फ है क्या? ये चर्चा होना और ये देश को जानना बहुत जरूरी है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था है कि अपनी जमीन को उन्होंने वक्फ कर दिया ईश्वर के नाम। पर आप तो खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो गरीब है, मजलूम है, तो इतना वक्फ कर कैसे रहा है? और अगर इतना वक्फ की जमीन इतनी है कि 9 लाख एकड़ की जमीन है जिसका वैल्यू कई लाख करोड़ में है, तो फिर मुसलमान गरीब है क्यों? ये दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। और तीसरी बात, सीएए के वक्त भी कहा था ना, सीएए के वक्त भी कहा था कि भाई कागज नहीं दिखाएंगे नागरिकता छिन जाएगी। कुछ हुआ क्या? सीएए आया, लागू भी हो गया, पता भी नहीं चला। पता नहीं आपने देखा कि नहीं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, लागू हो गया वो। और अजीज खान साहब, अब वक्फ का हुआ, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर वक्फ एक्ट है और वक्फ एक्ट रहना चाहिए, तो वैसा ही सनातन एक्ट भी होना चाहिए, हाँ या ना? मैं बोर्ड की नहीं बात कर रही, बोर्ड तो हजारों लाखों है, मैं वक्फ एक्ट और सनातन एक्ट की बात कर रही हूं। प्लीज, अरे मेरी बात सुन ले। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूं सनातन एक्ट भी होना चाहिए, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है, आप बनाइए ना। आप क्यों नहीं बना रहे? लेकिन जो एक बोर्ड पहले से है, क्या उस बोर्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे आप? उसके लैंड पर आपकी नजर है, उसकी लैंड को आप हथियाना चाहते हैं। मकसद क्या है? क्योंकि इस तरीके के बिल ला करके आप उसमें तमाम प्राविधान, एक लंबा चर्चा हो जाएगा। अगर मैं बात को रखूं, कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है। अच्छा, सरकार तो नहीं दूसरे लोग आपकी लैंड को हथियाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी, आप क्या हथियाना चाहते हैं उनकी लैंड को? और ये जो रोज ईडन गार्डन मांग लेते हैं, पार्लियामेंट की जमीन मांग लेते हैं, कुंभ की जमीन मांग लेते हैं, ये तो नहीं चाह रहे ना किसी का लैंड हथियाना? ये तो नहीं चाह रहे होंगे। ये तो आप ही दुष्ट हैं जो लैंड हथियाना चाहते हैं। जी, जो देश की जनता के सामने दुष्ट है और उसको हर व्यक्ति दुष्ट दिखता है, जिसके घर शीशे के बने होते हैं उसको नहीं बताना चाहिए, दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये तो सुबह उठो तो वफ कहता है ईडन गार्डन उसका है, ट्यूसडे को जाओ तो वफ कहता है संसद उसकी है, वेडनेसडे को जाओ तो वफ कहता है हिंदू मेजोरिटी विलेज उसका है, फ्राइडे को आओ तो वफ कहता है गरीब किसानों की कर्नाटका की जमीन उसकी है, सैटरडे को आओ तो वफ कहता है केरला का जमीन उसकी है, संडे को आओ तो वफ कह देगा कि भैया राष्ट्रपति भवन उसका है। तो सुबह शाम रात दिन वफ तो एक लैंड माफिया के रूप में कार्य कर रहा है। गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू, गरीब किसान जो है वो जाके हाईकोर्ट में अपील नहीं कर पाते। हम तो कह रहे हैं उनको अपील करने का अधिकार होना चाहिए। आज जिसने अपनी जमीन इतनी ज्यादा अधिकृत रूप से बढ़ाई, क्या उसके ऊपर यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि अगर किसी की उसने जमीन पे कब्जा करा तो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है? और यह अधिकार किसी दूसरे धर्म को नहीं है नविका जी। और अगर इन्होंने कानून का इस्तेमाल करके 1995 के अंदर अमेंडमेंट किया, 2013 में अमेंडमेंट किया, तो हम क्यों नहीं अमेंडमेंट कर सकते उसी कानून का इस्तेमाल करके 2025 में? नाविका जी, दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुसलमान धर्म को वक्फ आज गरीब किसान, एक बताइए, कर्नाटक के अंदर जो विजयपुरा के किसान है क्या वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? जो वक्फ जाके कह रहा है उनकी जमीन है। ये बात मुसलमान की है ही नहीं। ये बात ये है कि इन लोग ने वक्फ को असीमित शक्तियां दे दी है, जिसके तहत वो हर हिंदुस्तानी की जमीन को अपनी जमीन कह सकता है, जो संविधान के विरुद्ध है। मैं सईद असीम वकार साहब से पूछना चाहती हूँ। असीम वकार साहब, अब अजीज खान साहब से तो मुझे अग्रीमेंट मिल गया, वो कह रहे हैं कि एक सनातन एक्ट आ जाए, सनातन बोर्ड बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी सपोर्ट करेंगे? क्योंकि फिर अगर किसी जमीन को मांगेंगे तो फिर जाकर पेशी देनी पड़ेगी सनातन बोर्ड के सामने, मान लेंगे? देखिए मैडम, सनातन बोर्ड बनाइए, सिख बोर्ड बनाइए, क्रिश्चियन बोर्ड बनाइए, ये जिनके लिए बना रहे हैं उनसे पूछिए। हम कौन होते हैं किसी के धर्म के बारे में हाँ ना बोलने वाले? हम अपने धर्म के बारे में बोल सकते हैं कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है।
अपने धर्म के बारे में आप जानती होंगी, क्रिश्चियन क्रिश्चियन जानते होंगे, सिख सिख जानते होंगे, हमसे आप हामी क्यों भरवा रही हैं? और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों को ही सरकार नुकसान पहुंचाएगी। अभी आपने देखा कि अयोध्या में जब मंदिर बना और कॉरिडोर बना, या वाराणसी में जब कॉरिडोर बना, तो कितने 100 मंदिर तोड़ दिए गए। ऐसा थोड़ी ना कि खाली मस्जिद तोड़ रहे हैं। ये कोई धर्म का किसी धार्मिक स्थल को आप सुरक्षित नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो सबको नुकसान पहुंचाते हैं, मुसलमानों को पहुंचाते हैं, हिंदुओं को पहुंचाते हैं, सिखों को पहुंचाते हैं, क्रिश्चियंस को भी पहुंचाते हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी की सगी नहीं है, सबको ठगती है। इसको इससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ। आप वक्फ बिल पे बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बेहतर बिल ला रहे हैं। यही बात आप किसानों के लिए कह रहे थे कि किसानों के लिए बेहतर बिल ला रहे हैं। किसान कह रहे थे हमें बिल चाहिए नहीं, आप जबरदस्ती उन पर लाद रहे थे। उस वक्त जब किसान विरोध कर रहे थे तो आप लोगों ने, सारे चैनल्स ने किसानों को आतंकवादी तक कह दिया, रेखा जी देशद्रोही कह दिया किसानों को। मुझे पहले वकार साहब थोड़ा ये बता दीजिए, मैं वक्त पर सवाल पूछती हूँ, आप धर्म के नुमाइंदे बन जाते हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं या आप धर्म के रक्षक हैं? कि धर्म और पॉलिटिक्स आपके हिसाब से सनातन बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हमसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, हमसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना तो कि आप तो हिंदू हैं, आप बताइए सनातन बोर्ड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? आपके पार्टी के चीफ तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। तो मैं पूछ रही हूं कि भाई आप दूसरे धर्म का भी कुछ देख लीजिए, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने वाले लोग हैं ना। मुसलमान आपकी पार्टी के नाम में जरूर है, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आप दूसरों के बारे में भी सोच रहे होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेते हैं ना आप। नहीं मैडम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम भी करते हैं। तो क्या आप अपने को आप कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी मानती हैं? आप भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती हैं। लेकिन आप सिर्फ एक धर्म की बात करेंगे तो सवाल पूछना तो लाजमी है ना। मेरा काम तो सवाल पूछना है। आप तो रोज जजमेंट दे देते हैं पत्रकारों पर, एंकर्स पर आपकी जजमेंट सर आंखों पर। लेकिन सवाल पूछना मेरा काम है, मेरा धर्म है, मैं पूछूंगी। और मैं पूछ रही हूं कि सनातन बोर्ड अगर हो तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पूछ रही हूं कॉन्स्टिट्यूशनली। नहीं, मैं कह तो रहा हूं आप मांग कीजिए, हम आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे। आप मांग कीजिए, सरकार से मांग कीजिए ना। अच्छा, वाह, क्यों नहीं मांग कर रहे हैं आप? इतने अच्छे से आपने सपोर्ट किया कि क्या बात। तो मोहम्मद फैज खान, तो फिर ये झगड़ा है क्यों हमारे देश में? फिर तो गंगा जमुनी तहजीब है, मुसलमान हिंदू को सपोर्ट करेगा, हिंदू सिख को, मुसलमान को सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छा हमारे देश में माहौल है। फिर ये रोज रोज माहौल की बातें कहां से आती हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, 2 मिनट मुझे शांति से सुनिएगा। जैसे इन सबको मौका दिया गया, मुझे भी आप मौका देंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अजीज खान साहब और असीम वकार जी ने जो बात कही है, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और वर्तमान सरकार का समर्थन किया है। असीम वकार साहब ने खुद स्वीकारा कि जब विकास के कार्य होते हैं और मंदिर को शिफ्ट करना हो या मस्जिद को शिफ्ट करना हो, तोड़ना नहीं, शिफ्ट करना वो कहलाता है। उसमें मंदिर मस्जिद में सरकार भेदभाव नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि मस्जिद को शिफ्ट कर दिया और मंदिर को नहीं किया। तो ये बात तो इन्होंने स्वीकार लिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। दूसरी बात, मैं जो बात हमेशा कहता हूं, आज अजीज खान साहब ने भी स्वीकार कर ली कि रेंट आज भी 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए दिए जाते हैं। और उन्होंने खुद कहा ये सरकार चाहती है कि जहां पर 200 रुपए रेंट आ रहा है वहां 2000 रुपए आए। तो बिल्कुल आना चाहिए ना। इन्होंने खुद स्वीकार किया कि 50 साल पहले जिसने वक्फ किया उसका किराया उस समय 50 रुपए था। आज भी वो दुकान मेन मार्केट में, उसका किराया आज भी 50 रुपए दे रहे हैं। तो गरीब मुसलमानों को जो इसका लाभ मिलना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। वर्तमान में जो बिल आएगा तो दुकान का वर्तमान किराया अगर 50,000 या 1 लाख बनता है तो वो देना पड़ेगा। इससे विकास का कार्य होगा। ये कह रहे जी मस्जिद से क्या कमा लेंगे, कब्रस्तान से क्या कमा लेंगे, तो पर्टिकुलर मस्जिद और कब्रस्तान से कमाई की बात नहीं हो रही है। लोग मस्जिद और कब्रस्तान के नाम पे जो अपनी दुकानें और अपने जो खेत वक्फ करते हैं उससे जो कमाई होती है, उससे विकास की बात हो रही है। और मैं आपको बताऊं, कुरान शरीफ में
वक्फ शब्द का उल्लेख नहीं आया है। कुरान शरीफ में उल्लेख आया है अल्लाह की राह में दान दो, खर्च करो, चैरिटी करो। और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत उमर आए, जब उनके पास एक भूमि थी तो उसका क्या सदुपयोग है पूछा, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इसे दे दो और इसका सही मैनेजमेंट हो चैरिटी के रूप में, ताकि गरीबों तक सही ये पहुंच सके। तो गरीबों तक इस माल को सही तरीके से इसका फायदा पहुंचाना ही चैरिटी का, दान का या वक्फ का उद्देश्य है। वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और फिर से कह रहा हूं, ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है केवल। इनको मुस्लिमों के सुधार से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहे हैं कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा, मस्जिद छीन ली जाएगी, खानकाह छीन लिए जाएंगे, दरगाह छीन ली जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नेशनल टेलीविजन चैनल पे बैठकर नविका जी ये बात कह रहा हूं, इसे रेगुलेट किया जा रहा है, इसमें सुधार किया जा रहा है। और सुधार से इतनी नफरत है कि शाहबानो वाला जब मामला हुआ तो एक मुस्लिम महिला को उसका अधिकार ना मिले, इसलिए इन्होंने संसद में कानून बना दिया था। आज किरण रिजिजू जी कहते हैं कि तमाम मुस्लिम भाई बहनों को अधिकार मिले। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूं कि इसका लाभ केवल मुस्लिमों को मिलेगा। ये इनमें फर्क है। किरण रिजिजू जी जो बोल रहे हैं और 1986 में जो सरकार ने किया था, इन दोनों में फर्क है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक मिनट अजीज खान साहब, अब आप ये बता दीजिए कि फैज खान साहब जो कह रहे हैं वो गलत है या सही है? देखिए, फैज खान साहब क्या कह रहे हैं नाविका जी, वो मैं नहीं जानता क्यों और किस नजरिए से ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि वो मुसलमान है। आपके पार्टी के धर्मेंद्र यादव जी कहे थे और उन्होंने कहा कि AIMPLB जहां भी उनको लेकर आई है वो उन्हीं की वजह से आए हैं। अब इस मुसलमान को आप छोड़ दे रहे हैं, बाकी मुसलमान जो वहां आए थे जंतर मंतर में वो आपके सपोर्टर हो गए। ये कैसी बात हुई? फैज खान भी आप ही के शुभ चिंतक हैं, उनकी बात आपको क्यों ठीक नहीं लग रही? देखिए नाविका जी, मैं वही कह रहा हूं, ना हमने फैज खान साहब को छोड़ा है और ना हमने राकेश को छोड़ा है, ना हमने सुरेश को छोड़ा है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अच्छा, हमारा ये परिवार तो है। फिर आज धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा था? प्रदीप भंडारी बता दीजिए। चाहिए औरंगजेबी। धर्मेंद्र यादव तो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे, संसद को नहीं चलने देंगे। मैं आज फैज खान की दाद देना चाहता हूं क्योंकि ये सच्चा मुसलमान है और ये मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे भाई अजीज खान को चाहिए औरंगजेबी जो जाके औरंगजेब की तरफदारी करे, वक्फ की तरफदारी करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं नविका जी, मेरे पास सच्चर कमेटी रिपोर्ट है। ये क्या हम लोगों ने बनाई थी? कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है कि भाई वक्फ के अंदर जो उसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट है उस बोर्ड के अंदर नॉन मुसलमानों को भी होना चाहिए। वही हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो सच्चर कमेटी जो मुसलमान के भले के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाई, क्योंकि 70 साल तक मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी ने किया, उनके जीवन शैली को इंप्रूव नहीं किया। अगर वो सच्चर कमेटी कह रही है कि वक्फ के अंदर अमेंडमेंट होना चाहिए, तो ये कौन होते हैं? क्या सच्चर कमेटी गलत है तो कांग्रेस पार्टी बोले कि उसकी रिपोर्ट गलत है, और बोले समाजवादी पार्टी जो उस वक्त सच्चर कमेटी की तरफदारी कर रहे थे? बरवे साहब जवाब दीजिए। सच्चर कमेटी अगर रिफॉर्म चाहती थी तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो जब काम की बात होती है तो आवाज वैसे ही कम हो जाती है। जी आवाज आ रही है आवाज? हेलो बरवे साहब, सच्चर कमेटी ने कहा था कि रिफॉर्म करो। आपको सिर्फ विपक्ष को टारगेट करना है तो आप हमें बुलाया मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष को टारगेट करना है, विपक्ष से ही तीखे सवाल करना है। कांग्रेस पार्टी मुझे टारगेट करती है, मैं नहीं टारगेट करती हूँ। लेकिन है या रिपोर्टर है? बरवे जी मेरा काम बीजेपी से है तो ऐसे बोलती कि मैं बीजेपी के लिए बैठी हूँ। बरवे जी, अगर सच्चर कमेटी ने कहा नहीं, आप मुझे जहां का भी बुला लीजिए, मैं सवाल पूछूंगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, झुकने वाली नहीं हूँ। बरवे जी, सवाल सिर्फ इतना है कि अगर सच्चर कमेटी रिफॉर्म चाह रही थी तो आपको तो इसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए वक्फ एक्ट का। हमें कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने उस पर चर्चा संसद में मांगी थी, उसमें गवर्नमेंट ने जेपीसी बैठा ली, जबकि पहले चर्चा होना चाहिए उसके बाद जेपीसी बैठना चाहिए। हमने चर्चा के लिए बोले, हमने तो बोला ही नहीं
कि नहीं चाहिए या चाहिए? कमाल है, पहले चर्चा कर लो तो दिक्कत, बाद में चर्चा कर लो तो दिक्कत। कमाल है। प्रदीप भंडारी जी, पहले क्यों की चर्चा? नविका जी, मैं कह रहा हूं अब तो बिल टेबल होगा तब भी चर्चा होगी। अगर चर्चा ही इनको चर्चा करनी, तो मैं कह रहा हूं गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भाई जितने आपको सजेशंस डालने, वो जेपीसी के अंदर आपको अपने रिबटल भी डालने, आपको लगता है कि भाई आपको अपना डिसेंटिंग ओपिनियन डालना, डालिए। चर्चा तो होगी, बिना चर्चा करे तो बिल पास ही नहीं होगा। तो फिर ये जाके जंतर मंतर में ड्रामा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक वोट बैंक को खुश करने के लिए। या तो अब इसके साथ हैं या इसके विरोध है। चर्चा करना है, करिए, हम तो चर्चा का स्वागत करते हैं भरवे जी। हम तो आपकी सच्चर कमेटी को पढ़ने के बाद इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दिक्कत क्या है आपको? फिर जो जाके अपने बोलिए महुआ मोइत्रा को, बोलिए जाके कांग्रेस के लोगों को जो जाके भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कौन से कांग्रेस वालों ने भड़काऊ बयान दिया बताओ? इमरान मसूद को जाके सुनिए क्या कह रहे हैं। किसी ने भड़काऊ बयान दिया? अरे परवेज साहब, इमरान मसूद को इमरान मसूद ने कहा है खून की जरूरत होगी तो खून देंगे, कुर्बानी देंगे। आपने नहीं सुना? हाँ बिल्कुल सही बोला ना उन्होंने। अरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनका खून बहाना चाहते हैं मोदी जी तो बहा लो। अच्छा, वाह क्या बात है। अब फैज खान साहब, अगर खून बहाना चाहते हैं मोदी जी तो बहा लो। ये सीए के दौरान भी कहा था, ये आर्टिकल 370 के दौरान भी कहा था, दोनों चीजें हो गई। आपको लगता है कि अब वक्फ भी हो जाएगा क्योंकि इसी तरह के बयान आते हैं? पहले नारे इनके लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, चिकन नेक और बोटी बोटी कर देंगे मोदी जी के इन सब नारों के बाद अब इनका नारा है जगदम्बिका पाल जी का क्या हश्र करेंगे देख लेना अगर इन्होंने पास किया तो। दूसरा नारा आया चंद्रबाबू नायडू को नेस्त नाबूद कर देंगे अगर उन्होंने समर्थन दिया तो। तीसरा नारा आया ये वक्फ बिल नहीं सांप का बिल है और खून बहा देंगे मोदी जी, कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं और गोलियों के लिए हम अपना सीना आगे कर देंगे। जलियांवाला बाग की तरह। अरे मेरे भाई, जलियांवाला बाग विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ हुआ था। यहाँ देश की लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है और पूर्ण बहुमत से यह सरकार चल रही है। उस सरकार को गिराने की आप साजिश कर रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। फिर कहता हूं नविका जी, झूठ की राह पर चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने और आईना तोड़ने से क्या फायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। ये कांग्रेस की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद कह रही है 2006 में यदि 10% भी वक्फ प्रॉपर्टी का सही उपयोग हुआ होता तो 60,000 करोड़ रुपए की कमाई होती और आज 1,25,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी यदि 10% भी सही उपयोग हो जाएगा तो। लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, इनकी नियत दिखाई दे रही है। तो अजीज, मैं वकार साहब से पूछना चाहती हूं। वकार साहब, क्या वक्फ बिल ऐसा बिल नहीं है जिसमें गरीब गरीब ही रहा, मुसलमान जो पूरी कौम है उसको ना हॉस्पिटल मिला, ना पढ़ाई, ना तालीम मिली, और इतना सारा पैसा, इतनी सारी जमीनें फिर किस काम की अगर अपने माशरे को ऊपर ना उठा सके? नहीं तो मैडम, अगर आपको जो आप बात कर रही हैं, अगर यही सब बातें थी तो वक्फ बिल में जो संशोधन किया है उसमें इन्हीं टॉपिक पे बात करते। आप तो कह रहे हैं कि नहीं गैर मुसलमान को हम उसमें मेंबर बना देंगे, हमने सच्चर कमेटी। भाई उसमें जरूरत क्या थी? आप अगर पाल साहब इतने बढ़िया आदमी हैं तो गैर मुसलमान तो अपना विरोध गैर मुसलमान नहीं लिखा, सरकार का नुमाइंदा लिखा है। गैर मुसलमान की बात तो नविका जी सच्चर कमेटी ने वर्ड यूज किया है। सच्चर कमेटी ने उस वक्त एआईएमएम का ने एक भी व्यक्ति ने सच्चर कमेटी के खिलाफ नहीं बोला था। ये एआईएम के एक भी व्यक्ति, एग्जैक्टली नॉन मुस्लिम शब्द का प्रयोग सच्चर कमेटी ने किया है, ना कि जेपीसी ने। मैडम मैं बोलूं या इन्हीं को बुलवाएंगी आप? ये इनकी सच्चाई। धमकाइए मत, पर बोलिए जरूर। मैं अपनी बात रखूं या ये यही बोलेंगे खाली? नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए। देखिए बात समझिएगा, बीजेपी चाहे, सुनिए, बीजेपी चाहे जितना समझा ले, आप एक नहीं 5 प्रवक्ता लाके बिठा लीजिए, आप अकेली नहीं अपना पूरा चैनल लाके बिठा लीजिए। हम वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस कंडीशन में ये लाया जा रहा है। नविका जी यही तो समस्या है कि लॉजिक पर बात नहीं करनी, प्रोविजन करनी। मैं आज एक्सपोज करती हूं ये जो बोध गया है, बोध गया टेम्पल बोर्ड में आप जानते हैं बुद्धिस्ट का टेम्पल है, लेकिन उसमें गैर बुद्धिस्ट भी हैं उस बोर्ड में। बिल किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने। बरवे जी सुन लीजिए,
कांग्रेस पार्टी ने आज, और 1949 में बनाया था, आज तक किसी की चू नहीं हुई। अमरनाथ बोर्ड जो है उसमें भी गैर हिंदुओं का प्रोविजन है, हो सकते हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, किसी ने आज तक की आवाज नहीं उठाई। लेकिन गैर मुसलमान अगर वक्फ बोर्ड में आ जाए जो सोशल काम करता है, क्योंकि केरला हाई कोर्ट कह चुका है कि वक्फ बोर्ड किसी भी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वक्फ बोर्ड सिर्फ सोशल काम, सेक्युलर काम के लिए। तो सेक्युलर काम तो कोई भी कर सकता है, खाली मुसलमान क्यों करेगा? बाकी देश में और कोई नहीं है जो कर सकता है, बुद्धिस्ट नहीं है, सिखों को नहीं मानते, वो माइनॉरिटी नहीं है। लेकिन एक नए तरीके का कानून होना चाहिए और सिर्फ मुसलमानों के लिए होना चाहिए। ये जो आपकी जिद है, इस जिद पर कोई लॉजिक का स्पेस है कि नहीं, आज सवाल इस बात का है। व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब पर हमने एक क्विक सर्वे किया, 15,000 लोगों ने अपना जवाब दिया। हमने सवाल पूछा कि वक्त पर AIMPLB के प्रदर्शन में विपक्ष का शामिल होना क्या सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है? हाँ 88% लोग, नहीं 10% लोग, कह नहीं सकते 2%। 88% लोग कहते हैं कि यह सांप्रदायिक सवाल है। सवाल भी पब्लिक पूछ रही है। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, क्या आज के प्रदर्शन के बाद यह नहीं लगता कि कुछ लोग धर्म के नाम सरकार को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं? बर्वे जी, आज आपसे पूछना चाहती हूं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ एक धर्म की रक्षा के लिए हैं या सब धर्म एक तरह से देखने के पक्ष में? हमने तो कभी भी सारे धर्मों को, भारत में जितनी धार्मिक भावना है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है और कभी भी हमारे बयानों में या हमारे नीतियों में एक धर्म के प्रति कभी कोई बात नहीं आई है। आपने जिस समय 2024 के इलेक्शन चल रहे थे, उस समय आपने सुना होगा कि कोई मंगलसूत्र छीन लेगा, कांग्रेस पार्टी चुनकर आएंगी, तो ऐसे बयानबाजी भी आपने देखी है। उस पर नाविका जी आप कभी बात करते नहीं है, खैर छोड़िए, वो आपकी कुछ मजबूरी होगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी मेरे साथी भाई ने जैसे बताया कि जो रेंट इनका वाला जमीनों का कम आ रहा है वो बढ़ जाएगा निश्चित ही। अगर वो उस बिल में संशोधन में अगर मुस्लिमों का विकास करना और मुस्लिमों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार तैयार करने की बात है, तो विपक्ष उसके साथ में खड़े रहेगा। आप किसी को कोई बिल समझाओगे कमाल नहीं, है, बात चर्चा नहीं जेपीसी बन गई, सारे मुद्दे 111 घंटे में डिस्कस हो गए, आपको यही नहीं पता चला कि प्रोविजन क्या है। तो आप जेपीसी में जाते क्यों हैं? आपके नुमाइंदे जाते क्यों हैं जेपीसी में, ये बता दीजिए बर्वे साहब। उधर ओम प्रकाश खंडेलवाल पूछ रहे हैं जयपुर से, मोदी सरकार की सारी योजनाओं में मुस्लिमों को पूरा लाभ मिलता है, ऐसे में ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम समाज को भड़काने में कितने सफल होंगे? शिशिर बालचंद्र घाट पांडे का भोपाल मध्य प्रदेश से सवाल है, अगर सभी बड़े मंदिर ट्रस्ट सरकारों के अधीन हैं, तो मस्जिदें वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? अब ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। अजीज खान साहब, इसका जवाब दे दीजिए। अभी तक दंगे नहीं हुए, लोग पढ़े लिखे हैं अभी। अजीज खान साहब, देखिए नाविका जी, एक बात जी मैं बोल रहा हूं। देखिए नाविका जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बार बार कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी जी जो बिल ला रहे हैं, वक्फ बिल, वो मुसलमानों के हितैषी है, यानी मुसलमानों के हित में है। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो हितैषी है, क्या मुसलमान ऐसी मांग कर रहा है कि मेरे हित की बात की जाए? ऐसा प्रेम कैसे जग गया अचानक? बहुत सारे मसले और भी देश में हैं, उन मसलों पे भी चर्चा होना चाहिए कि अजीज खान साहब, आप भूल गए देश कर रहा है, देश जो है ना सिर्फ मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलता। और 2000 फैज खान साहब जवाब देना चाहते हैं। फैज खान साहब, आर यू प्रदीप? अरे सुनिए ना, पहली बात देखिए, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मुसलमान चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, तो मुसलमानों के प्रतिनिधि कोई कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी नहीं है, मुसलमान खुद फैसला करेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भाजपा के समस्त कार्यालयों में जाकर देख लो, मैं भाजपा का सदस्य नहीं हुए, कहा मुसलमान होने के नाते कह रहा हूं कि वक्फ में अमेंडमेंट आना चाहिए। और जहां देश हित में टकराव हो, जैसे कि नाविका कुमार जी कह रही हैं, मुसलमान फाइनल अथॉरिटी नहीं होगा, देश का संविधान फाइनल अथॉरिटी होगा।
बहुत सही बात है ना। ये देश हिंदुओं के हिसाब से चलेगा ना मुसलमानों के हिसाब से, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये कहना कि मुसलमानों ने तो कुछ मांगा नहीं, अरे भाई देश की अगर जरूरत है तो आप हम हैं कौन। लेकिन सुमन भट्टी यूट्यूब पर सवाल पूछ रही हैं, वक्फ पर प्रोटेस्ट करने आए लोगों को पढ़ना आता नहीं, क्या इससे साबित नहीं होता कि मुस्लिम समाज को पीछे रखकर ये अपनी राजनीति साधते हैं? प्रदीप भंडारी। नविका जी ये चाहते हैं कि मुसलमान समाज गरीब का गरीब रहे, उसका भला नहीं रहे और ये तुष्टीकरण के वोट लेते रहे। ये ओवैसी जी की पार्टी तो नोटा से कम वोट लेकर आती है अधिकतर राज्यों के अंदर, तो इनको तो मुसलमान भी वोट नहीं करता है। पर मैं एक बड़ी बात कहूंगा नविका जी, वक्फ बोर्ड के रहते हुए वक्फ की जमीन दुगनी हुई। अगर मुसलमान साथ में ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की स्थिति बेहतर नहीं हुई, तो वक्फ बोर्ड ने वो पैसा कहां किया? क्या अपने अमीर जो वक्फ का करप्शन करने में किया? क्यों नहीं इनने मुसलमानों की भलाई के लिए किया? सवाल बहुत है, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन डिबेट सड़कों पर या संसद में, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। इन सवालों के बहुत से जवाब आने चाहिए जो आते नहीं, लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि विपक्ष की कई पार्टियां सीधे के सीधे AIMPLB के पीछे आकर खड़ी हो गई। लोग जो वहां बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें पता नहीं वो क्यों हैं, क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने का टाइम अच्छा है। गर्मी आने वाली है, लेकिन रोटियां पहले ही सिक जाएं, इसका बंदोबस्त हो रहा है। आज बस इतना ही। तमाम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और